8 अगस्त 2016 रात करीब 9 बजे 11064 सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस हर रोज की तरह तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने को तैयार खड़ी थी। स्टेशन पर काफी चहल पहल थी और लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी बुक सीटों पर बैठ रहे थे। ड्राइवर जहां रूटीन प्री चेक्स में लगे हुए थे तो वही रेलवे गार्ड हर डिब्बे की रूटीन जांच पड़ताल में मशगूल थे। सलेम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस यूं तो एक पैसेंजर ट्रेन है जो हर दिन सेलम स्टेशन से चलकर 14 स्टेशनों को पार कर अगले दिन की सुबह एगमोर स्टेशन पहुंचती है, लेकिन आज इस ट्रेन के पैसेंजर्स डिब्बों के साथ साथ 2 पार्सल कोच भी जोड़े गए थे जिनमें लकड़ी के 226 सीलबंद बक्से रखे गए थे। इन बक्सों के अंदर 100, 500 और 1000 रुपयों के हजारों नोट रखे हुए थे जिनकी कीमत 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे 342 करोड़ रुपए थी। ये सभी नोट सॉइल्ड थे और इन्हें तमिलनाडु के अलग अलग बैंक से कलेक्ट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की चेन्नई ब्रांच भेजा जा रहा था। दरअसल भारत में हर दिन लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं। समय के साथ कई नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या उनकी तय उम्र पूरी हो जाती है। ऐसे नोटों को बैंकिंग में सॉइल्ड करेंसी कहा जाता है। इन नोटों को बैंक से इकट्ठा करके RBI को भेजते हैं जहां उन्हें डिस्ट्रॉय करके उनकी जगह उतनी ही कीमत के नए नोट छापे जाते हैं। ये 342 करोड़ जिन 2 पार्सल कोच में रखे हुए थे वो पूरी तरह से सील किए गए थे और इन रुपयों को सुरक्षित तय जगह पहुंचाने के लिए 18 पुलिस वालों को पार्सल कोच के बाद वाले डिब्बे में मुस्तैदी से तैनात किया गया था। इसके कुछ देर बाद गार्ड हरी झंडी दिखाते हैं और पैसेंजर्स और पार्सल कोच को लेकर सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस लंबा हॉर्न देते हुए धीरे धीरे सेलम स्टेशन को छोड़ने लगती है। आम यात्रियों के लिए ये एक सामान्य यात्रा थी। कोई स्टेशन छोड़ने आए अपने रिलेटिव्स को बाय कर रहा था तो कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ ही देर में ट्रेन फुल स्पीड पकड़कर हवा से बातें करने लगती है। रात धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। कुछ लोग खिड़कियों के पास ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे तो कई लोग घर से लाए खाने को निपटाने में लगे हुए थे। कई बच्चे मोबाइल में मशगूल थे तो कोई सोने की तैयारी कर रहा था। सभी 18 पुलिस वाले भी पार्सल कोच के बगल वाले डिब्बे में बंदूक के साथ पूरी तरह अलर्ट होकर बैठे हुए थे। किसी को भी दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि रात के इस अंधेरे में इस ट्रेन की छत पर 5 ऐसे लोग भी सवार हैं जो कुछ ही देर में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने वाले हैं। ट्रेन जैसे ही सिटी से निकलकर रिमोट इलाके में एंटर करती है, ट्रेन की छत पर मौजूद वो 5 चोर बहुत ही खामोशी के साथ पार्सल कोच की छत तक पहुंच जाते हैं और बैटरी ऑपरेटेड कटर से एक पार्सल कोच की छत को काटना शुरू कर देते हैं। उन चोरों को इस मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने इसके लिए कई दिनों तक स्टेशनों की काफी बारीकी से रेकी की थी और उन्हें इस ट्रेन की कोच पोजीशनिंग, सिक्योरिटी मैनुअल और RBI को पैसे भेजे जाने वाले दिनों की पूरी जानकारी थी। सेलम स्टेशन से एगमोर स्टेशन के बीच विरुधाचलम स्टेशन पड़ता है। उस समय तक सेलम से विरुधाचलम तक इलेक्ट्रिक रूट की फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए इन दोनों स्टेशंस के बीच सभी ट्रेनें डीजल इंजन के साथ चलती थी। इसके बाद विरुधाचलम स्टेशन पहुंचने पर डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया जाता था। इलेक्ट्रिक रूट पर ऊपर हाई वोल्टेज वायर्स होते हैं जिनसे जरा सी चूक पर करंट लगने का बड़ा खतरा रहता है। ऐसे में उन 5 चोरों को यह बात अच्छे से पता थी कि उन्हें जो भी करना है वो विरुधाचलम स्टेशन से पहले ही करना है। इसलिए 5 चोर बड़ी शिद्दत से पार्सल कोच की छत को चीरने में लगे हुए थे। पसीना बह रहा था, ट्रेन रफ्तार से हिलकोरे ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद उनको ना तो गिरने का डर था और ना ही उनके हाथ कांप रहे थे। उनका निशाना उन करोड़ों रुपयों पर था जो उनसे बस कुछ ही फासले पर थे। यह पूरा नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा था जब 5 चोर चलती हुई ट्रेन की छत पर एक बड़ी डकैती को अंजाम देने में लगे हुए थे। रात के 10:15 बज चुके थे और करीब करीब पूरी ट्रेन नींद की आगोश में जा चुकी थी। ट्रेन करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें कर रही थी और इसी रफ्तार में कटर से निकलने वाली आवाज भी कहीं गुम हो जा रही थी। हर सेकंड की कीमत थी क्योंकि विरुधाचलम अब ज्यादा दूर नहीं था। ऐसे में वो लोग लगातार अपना कटर चलाए जा रहे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही एक पार्सल कोच की छत में 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा सुराग करने में सफल हो जाते हैं। 5 का चेहरा खुशी के मारे चमक उठता है और तभी उनमें से 2 लुटेरे बिना कोई आवाज किए रस्सियों के सहारे छत से पार्सल कोच के अंदर उतर जाते हैं जहां लकड़ी के बक्सों में करोड़ों रुपए रखे हुए थे। नीचे उतरने के तुरंत बाद दोनों लुटेरे पहले एक बक्से के ताले को तोड़ देते हैं और उसमें रखे सारे नोटों को एक लुंगी में लपेटने लगते हैं।
उस बक्से को पूरी तरह से खाली करने के बाद वो एक एक कर 3 और बक्सों के ताले तोड़ते हैं और उनसे भी नोटों को निकालकर लुंगियों में भर लेते हैं। इस तरह वो कुछ ही देर में इतने पैसे लूट लेते हैं कि उनकी 6 लुंगियां उन नोटों से खचाखच भर जाती है। उनकी हसरत यूं तो और भी पैसे लूटने की थी, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था और कुछ ही मिनटों में वृद्धाचलम स्टेशन आने वाला था। ऐसे में दोनों चोर ऊपर बैठे अपने साथियों को पैसों से भरी हुई लुंगियां पकड़ा देते हैं और खुद भी रस्सियों के सहारे पार्सल कोच की छत पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद पांचों लुटेरे बेसब्री से वायलूर ओवरब्रिज का इंतजार करने लगते हैं, जहां उनके कुछ साथी पहले से ही वैन लेकर खड़े थे। वायलूर ओवरब्रिज वृद्धाचलम स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है और कर्व ट्रैक होने की वजह से यहाँ ट्रेन धीमी हो जाती थी। जैसे ही ट्रेन वायलूर ओवरब्रिज के पास धीमी होती है, पांचों लुटेरे पहले पैसों से भरी लुंगियां नीचे अपने साथियों की ओर फेंक देते हैं और फिर खुद भी ट्रेन से कूद के वैन में सवार होकर पल भर में रफू चक्कर हो जाते हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और केवल एक कोच पीछे बैठे उन 18 पुलिस वालों को इस डकैती की कानों कान खबर तक नहीं लगती है। इसके बाद ट्रेन रात के 11 बजे वृद्धाचलम स्टेशन पहुंचती है, जहां डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदला जाता है और इन सब में करीब 1 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन तब भी किसी को उस डकैती के बारे में कोई भनक नहीं लगती। इसके बाद सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस एक बार फिर अपनी जर्नी शुरू करती है और करीब 4 बजे अपने लास्ट स्टॉपेज चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। ट्रेन के रुकते ही हलचल शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद पार्सल कोच की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 18 पुलिस वाले भी नीचे उतरकर तय रूटीन के हिसाब से पार्सल कोच को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन्हें अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस पैसों से भरे डिब्बे की घेराबंदी करे हुए है, उसमें कई घंटे पहले ही डाका डाला जा चुका है। कुछ देर बाद वहां पैसों को लेने आरबीआई के ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। पहले पार्सल कोच को खोला जाता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था और सभी नोटों के बक्से करीने से रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही आरबीआई ऑफिसर्स दूसरे पार्सल कोच का गेट खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। छत में एक बड़ा सुराग नजर आ रहा था और उस सुराग से आती रोशनी इधर उधर बिखरे हुए बक्सों और उनसे चोरी हुए नोटों की पूरी गवाही दे रही थी। फर्श पर कई 100, 500 और 1000 रुपयों के पुराने नोट बिखरे पड़े थे। ये साफ था कि ट्रेन की छत को काटकर कोई अंदर आया था और काफी सारे नोट लेकर चंपत हो गया था। इससे कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर पैनिक फैल जाता है और तुरंत उन नोटों की गिनती शुरू हो जाती है। गिनती के बाद 5 करोड़ 78 लाख रुपए कम पाए जाते हैं। ये सुनते ही सुरक्षा में भेजे गए सभी पुलिस वालों और वहां पहुंचे आरबीआई अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। तुरंत जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस को इस लूट की जानकारी दी जाती है और सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस को तुरंत सील कर दिया जाता है। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया। रकम भले ही 5 करोड़ 78 लाख रुपए थी, लेकिन चलती ट्रेन के दौरान ट्रेन की छत को काटकर आरबीआई की सील्ड कैश कंसाइनमेंट से पैसे निकाल लेना ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला था जब किसी डकैती को सुलझाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तक की मदद ली जाने वाली थी। सबसे पहले इस ट्रेन रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी और तमिलनाडु पुलिस शुरू करती है। ट्रेन की छत के सुराग, बॉक्सेस के ढक्कन, फ्लोर, हर जगह से सैंपल्स लिए जाते हैं। जब गहराई से जांच की जाती है तो कुछ आदमियों के फिंगरप्रिंट और एक जगह से खून की छोटी बूंदें दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दबाजी में किसी लुटेरे की उंगली में कट लग गया था। ये सैंपल्स फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। इससे उम्मीद जगी कि जल्द ही उन लुटेरों तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी तमिलनाडु में एक्टिव चोरों से न तो फिंगरप्रिंट मैच हो सके और न ही खून की बूंदें केस को आगे बढ़ाने में मदद कर पाई। रेलवे पर इस केस को सुलझाने और आरबीआई के पैसे बरामद करने का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर इस बड़ी ट्रेन डकैती की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी और न्यूज रिपोर्टर्स एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जांच में जुटे ऑफिसर से सवालों की झड़ी लगा रहे थे। कोई इसमें पुलिस वालों की मिली भगत का आरोप लगा रहा था तो किसी को इसमें रेलवे और आरबीआई के एम्प्लॉइज के शामिल होने का शक हो रहा था। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा सिक्योरिटी स्टाफ, आरपीएफ जवान, सुपरवाइजर्स और लोडिंग स्टाफ सबसे लंबी पूछताछ की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। दिक्कत यह थी कि इस इंसिडेंट का ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज था और ना ही कोई डायरेक्ट विटनेस था, इसलिए केस काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से सिर्फ 2 दिन बाद 11 अगस्त 2016 को यह केस तमिलनाडु की सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाता है। एडीए
डीएसपी सेंथिल कुमारन को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया जाता है और डीएसपी कृष्णन को फील्ड ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके अलावा सब इंस्पेक्टर सस्था इंदु शेखरन, स्पेशल सब इंस्पेक्टर सम्मी कन्नू, हेड कांस्टेबल डंडापन्नी समेत सीबीसीआईडी के कई ऑफिसर्स इस केस को सॉल्व करने में दिन रात एक कर देते हैं। सीबीसीआईडी सबसे पहले पुलिस द्वारा जुटाई गई अब तक की जानकारी की दोबारा से जांच करती है। क्राइम सीन से मिले फिजिकल एविडेंसेस को फिर से जांचा जाता है। उन टूल्स को भी खोजने की कोशिश की जाती है जिनसे ट्रेन की छत में 2 फीट का सुराग किया गया था। जो बॉक्सेस पूरी तरह खाली या थोड़े भी टैंपर्ड थे उनको भी बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रेन द्वारा सेलम और एग्मोर के बीच तय किए गए 350 किलोमीटर रूट को भी दोबारा ट्रेस किया जाता है और रास्ते में आने वाले हर लोकल पुलिस स्टेशन को अलर्ट करके रूट पर मौजूद रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की जाती है। लेकिन ये सब भी काम नहीं आया और इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ पूरी तरह खाली थे। इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चोरी हुए नोट्स के सीरियल नंबर्स रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। इस वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए चोरी हुए पैसों को ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में उन्हें कॉर्पोरेटिव और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ आई विटनेस स्टेटमेंट्स पर भरोसा करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के तहत सीबीसीआईडी की टीम्स ने कई स्टेट्स का दौरा किया और उन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इस तरह लगभग 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये केस कहीं से भी सुलझता नजर नहीं आ रहा था। चोर मजे से खुली हवा में सांस ले रहे थे और इन्वेस्टिगेशन टीम का हर दाव फेल हो गया था। हर तरफ से नाकाम होने के बाद आखिरकार सीबीसीआईडी ने इस मामले को सुलझाने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेनी शुरू की। आईटी एक्सपर्ट्स को 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम के चेन्नई के बीच सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के रनिंग आवर्स के दौरान एक्टिव रहे सभी मोबाइल नंबर्स का डेटा निकालने का काम सौंपा गया। डेटा एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे मोबाइल नंबर सामने आए जो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ अपना लोकेशन बदल रहे थे, यानी ये नंबर उसी रूट पर लगातार मूव कर रहे थे और इनमें से कुछ नंबर्स ने आपस में कांटेक्ट भी किया था। जब इन नंबर्स की डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि ये सभी मध्य प्रदेश के एक ही इलाके से जारी किए गए थे। लेकिन केवल मोबाइल नंबर्स की ट्रैकिंग से यह तय नहीं किया जा सकता था कि यही लोग ट्रेन रॉबरी के पीछे थे, क्योंकि ये नंबर उसी दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हजारों पैसेंजर्स में से किसी के भी हो सकते थे। मामला अभी भी अधूरा था, इसलिए सीबीसीआईडी ने इस केस को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली। टीम ने नासा से उस रात सेलम से चेन्नई के बीच के इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस मांगी और उन इमेजेस का काफी डीप एनालिसिस किया। इन इमेजेस में जर्नी के दौरान ट्रेन की रूफ पर कई लोगों जैसी आकृतियां दिख रही थी। खास बात यह थी कि ये शेप्स वृद्धाचलम के आसपास अचानक गायब हो गई, यानी साफ था कि ये चोरी डीजल इंजन के बदले जाने से पहले की गई थी। ऐसे में धीरे धीरे इस केस की परतें एक एक करके खुलने लगी। मोबाइल डेटा और सैटेलाइट विजुअल्स को मिलाकर सीबीसीआईडी इस नतीजे पर पहुंची कि इस ट्रेन रॉबरी में करीब 11 लोग शामिल थे और ये सभी सस्पेक्ट्स मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इसके बाद सीबीसीआईडी इन चोरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी करने लगी। मध्य प्रदेश पुलिस से कांटेक्ट कर उन्हें इस पूरे केस से अपडेट किया गया और चोरों को पकड़ने में मदद मांगी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि डकैती के करीब 2.25 साल बाद 12 अक्टूबर 2018 को सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले दिनेश पारदी और रोहन पारदी को तमिलनाडु के चेन्नई से अरेस्ट कर लिया। दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। पहले तो दोनों बातों को घुमाते रहे, लेकिन सख्ती दिखाने पर वो जल्दी ही टूट गए और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस ट्रेन रॉबरी में शामिल थे। पूछताछ में पता चला कि इस ट्रेन रॉबरी को पारदी गैंग ने अंजाम दिया था और इसका सरगना मोहर सिंह पारदी था। इसके बाद सीबीसीआईडी मध्य प्रदेश गई, जहां पता चला कि इस केस के बाकी सभी आरोपी दूसरे मामलों में पहले से ही यहां की दूसरी जेलों में बंद थे। इसके बाद सीबीसीआईडी एमपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करके मोहर सिंह पारदी, रूसी पारदी, महेश पारदी और कृष्णा अलायस कालिया को गुना सेंट्रल जेल से और ब्रजमोहन पारदी को अशोकनगर जेल से अरेस्ट करके आगे की जांच के लिए चेन्नई ले आई। पारदी गैंग का हेड मोहर सिंह पारदी मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था। उसने क्राइम की शुरुआत अपने एक रिश्तेदार किरण के अंडर की थी, लेकिन जब उसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई तो मोहर ने खुद की गैंग बना ली और उसमें अपने भाई, बीवी, बच्चे और रिश्तेदारों को शामिल कर लिया। इसके बाद उसने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर समेत कई स्टेट्स में रॉबरी और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस उसके गैंग के पीछे लग गई और कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। मोहर सिंह को शक था कि इसमें उसी के गैंग के रुखसाद और नवल ने पुलिस की मदद की है, इसलिए उसने
में दोनों की हत्या कर दी। मोहर सिंह और उसकी गैंग ने जम्मू कश्मीर में भी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे में कई स्टेट्स की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए गिरफ्तारी के डर से मोहर सिंह अपने गैंग के साथ भागकर साउथ इंडिया चला गया और बचने के लिए जगह बदल बदल कर रहने लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि मोहर सिंह साल 2016 में अपने गैंग के साथ तमिलनाडु के सेलम चला गया था और रेलवे ट्रैक्स के पास बनी झोपड़ियों में रहने लगा था। पुलिस की नजर से बचने के लिए सभी लोग लेबर बनकर सोसाइटी में रच बस गए थे और बड़ी चालाकी से छोटी मोटी रॉबरी भी करते रहते थे। इसी बीच मोहर सिंह सेलम के एक लोकल गैंग के कांटेक्ट में आया, जिससे उसे आरबीआई तक जाने वाले गंदे और पुराने नोटों के बारे में पता चला। उसे ये भी मालूम हुआ कि ये पैसे किस ट्रेन से कब और कैसे जाते हैं। इसके बाद से ही मोहर सिंह ने बैंक के इन पैसों को लूटने की ठान ली और अपने गैंग के साथ मिलकर ट्रेन रूट की पूरी जानकारी जुटाने के लिए अयोध्या पट्टनम और वृद्धाचलम स्टेशन के बीच के रास्ते की हफ्तों तक बार बार रेकी की। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के रूट को भी अच्छे से परखा। इससे पारदी गैंग को पता चला कि इस ट्रेन की रफ्तार अयोध्या पट्टनम और वृद्धाचलम के बीच काफी धीमी होती है और सेलम से वृद्धाचलम के बीच इलेक्ट्रिक रूट नहीं है और इस दौरान ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। ऐसे में मोहर सिंह पारदी ने ट्रेन को वृद्धाचलम स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले लूटने की प्लानिंग कर ली और 8 अगस्त 2016 की रात वो अपने साथियों के साथ इस चलती ट्रेन की छत को काटकर 5 करोड़ 78 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, ऐसा ही पारदी गैंग के साथ भी हुआ। पारदी गैंग इन पैसों का सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाई और इस लूट के केवल 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कर दी। तब तक पारदी गैंग कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ सामान ही खरीद पाई थी और ऐसे में डीमोनेटाइजेशन के बाद उनके पुराने 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए। ऐसे में पारदी गैंग ने अपने बचे कुचे करोड़ों रुपयों को आग लगाकर जला दिया। इस बीच मोहर सिंह अपनी गैंग के साथ मध्य प्रदेश जा चुका था और कुछ समय बाद उसे दूसरे केस में जेल हो गई थी। इसके बाद उसे और उसके साथियों को सीबीसीआईडी इस ट्रेन रॉबरी के केस में गिरफ्तार करके तमिलनाडु ले आई। इस तरह इंडिया की इस सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को सुलझा तो लिया गया, लेकिन इसमें पूरे 730 दिन लग गए थे। इस ट्रेन रॉबरी ने ट्रेन सिक्योरिटी की कई गंभीर लूप होल्स को उजागर कर दिया था। इसलिए इस डकैती के बाद रेलवेज और आरबीआई दोनों ने अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर जोर दिया। हाई वैल्यू कैश कंसाइनमेंट्स के लिए और ज्यादा सख्त रूल्स बनाए गए। इसके बाद जिस कोच के अंदर पैसे रखे जाते थे उसी कोच में पुलिस वालों को बैठाने की अरेंजमेंट की गई। सीसीटीवी सर्विलेंस और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे कदम उठाए जाने लगे। ट्रेन रूट्स की रिस्क मैपिंग की जाने लगी और नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स को और ज्यादा सिक्योर किया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे चुभने वाला हिस्सा अभी बाकी था। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का कानूनी सिस्टम अपराधियों के लिए लूप होल से भरा हुआ है और यही वजह है कि इस ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड मोहर सिंह पारदी को 2021 में एविडेंस की कमी का हवाला देकर बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उसने और भी कई क्राइम्स को अंजाम दिया और हाल ये है कि आज उसके खिलाफ भूमि अतिक्रमण, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, रॉबरी और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के लिए 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये उठता है कि अगर 50 एफआईआर वाला शख्स भी सबूतों की कमी से छूट सकता है तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। अगर आपको ये रॉबरी स्टोरी पसंद आई तो आपको दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की चोरी की कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। फ्रांस के सबसे सिक्योर म्यूजियम से दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग कैसे, किसने और क्यों चोरी की, ये जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।